नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान शिक्षक कॉलोनी बहरोड में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने साला उद्बोधन में आपको अवगत कराया गया था कि कृषि विज्ञान में आने वाली जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं, वर्तमान में जो रोजगार है उसके बारे में आपको अध्ययन कराया था, जानकारी दी थी। सत्र 2020-21 में एग्रीकल्चर 11th क्लास के चैप्टर 1 में हम आपको अध्ययन करवाएंगे भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि 11th क्लास कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर जो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 सस्य विज्ञान से संबंधित है और सस्य विज्ञान होता है कृषि विज्ञान। तो देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास क्या रहा है, उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, क्या महत्व है और क्या क्षेत्र है, इसको है। तो इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांच, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो हिस्ट्री, ब्रांच, इम्पोर्टेंस और स्कोप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय कृषि का इतिहास इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे देश में भारतीय कृषि कब से प्रारंभ हुई और इसका इतिहास क्या रहा है। हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसकी क्या भूमिका है, उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने को मिली थी और उन्हीं अवशेषों के आधार पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि का कार्य होता रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय कृषि के इतिहास में देखते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या का 70% हिस्सा, यानी कि हमारे देश की लगभग जो 70% आबादी है वो कृषि पर आधारित है। कृषि उद्योग है उन पर आधारित है। कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं, चाहे वो कच्चा उद्योग हो, जो कच्ची फसल प्राप्त कर रहे हैं, लघु उद्योग हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, तो हमारे देश की जनसंख्या का 70% भाग कृषि आधारित उद्योग पर ही निर्भर होता है। और प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, यानी कि जहां 70% लोग कृषि कार्य और कृषि से संबंधित कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, तो प्राचीन काल से ही कृषि के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि देश रहा है कृषि प्रधान। और भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, कृषि सूक्त, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उन प्राचीन ग्रंथों में भी भारतीय कृषि का उल्लेख होता है। उसके अध्ययन से स्पष्ट होता है, पता चलता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से भी यहाँ पर कृषि का कार्य होता रहा है। अब इसमें आगे देखते हैं कि भी प्राचीन काल से जो कृषि का कार्य होता है, जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और कृषि सूक्त, पाराशर आदि का उल्लेख होने पर ये पता चलता है। अब देखिए कि प्राचीन समय से ही कृषि भारत में अपना विशिष्ट स्थान बनाती है। तो उस विशिष्ट स्थान के अंतर्गत ये देखा गया है कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिसके अंतर्गत ये आता है। तो कृषि भारत में विशिष्ट स्थान रखती है। जो हमारी संस्था है कि संगठन है FAO, तो FAO फूड और
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय कृषि संगठन, भारतीय कृषि संगठन, ये हमारे संस्था है FAO। तो भारतीय कृषि संगठन के जो विशेषज्ञ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर KL मेहरा। तो इसके विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञ डॉक्टर KL मेहरा। तो डॉक्टर KL मेहरा के अनुसार भी हम देखते हैं कि सरस्वती नदी का जो उद्भव हुआ था, विकास हुआ था, तो उससे भी पता चलता है कि उसके शोध से प्रमाणित होता है कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही भारत में कृषि से वर्ष में 2 फसल लेने वाला देश रहा है। और 2 फसल जो लेने वाला देश है, 2 फसल एक साथ प्राप्त करने वाला जो देश है, दुनिया का पहला देश है भारत। तो ये सब चीजें कहां पर देखने को मिलती है कि हमारी जो सरस्वती नदी का उद्भव हुआ था, तो उसके विशेषज्ञ है डॉक्टर KL मेहरा। तो उनके उस विशेषज्ञ के द्वारा भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि भारत देश दुनिया का 2 फसल लेने वाला देश रहा है। अब इससे ये प्रमाणित हो गए कि इस तरह भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। यानी कि विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भारतीय संस्कृति। तो भारतीय कृषि जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृत कृषि सभ्यता, कृषि सभ्यता रही है। तो भारतीय कृषि सभ्यता ये जो विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। मनुष्य की अधिकांश जो आवश्यकताएं होती है कि भाई व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो 3 ही आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान होता है, आवास है, भोजन है और वस्त्र है। तो आवास, वस्त्र व भोजन ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता। ये भी कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मकान, आवास, कपड़ा, वस्त्र और रोटी, भोजन। तो इसको आवास, वस्त्र, भोजन ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। अब ये जो आवश्यकताएं हैं ये किस पर निर्भर होती है कि जो हमारा यह कृषि का कार्य होता है, इस कृषि के कार्य से ही प्राप्त होता है। अब उस कृषि के कार्य में क्या है कि अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो कृषि द्वारा ही पूर्ति हो जाती है, पूरी कर ली जाती है। आहार, वस्त्र, आवास सभी जो आवश्यकताएं हैं वो कृषि और कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, कृषि आधारित जो उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, ठीक है, तो उस पर ही ये निर्भर होती है। क्योंकि हम कृषि से जो फसल उत्पन्न करेंगे वो अनाज के रूप में आता है, उनको हम बेचते हैं, बेच करके हम आवास बनाते हैं और अपने तन को भी ढकते हैं। वस्त्र उद्योग है वो भी इससे संबंधित है, जैसे कपास है, जूट है, तो उनसे भी ये वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। तो इस जो और भी उद्योग है, आवास है, लकड़ियां है, तो वो भी हम कृषि पर ही आधारित करते हैं। आवास बनाते हैं तो लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी हम पेड़ पौधे हैं, उद्यान की है, वो क्रियाएं हम करवाते हैं, तो उससे भी ये चीजें प्राप्त होती है। तो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, आवास, वस्त्र और भोजन, इसको पूरा करने के लिए भी व्यक्ति किस पर निर्भर रहता है? कृषि पर निर्भर रहता है। अब जो मूलभूत जो क्रियाएं हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके ये कृषि और कृषि आधारित जो उद्योग है उस पर आधारित होती है, उद्योगों से होती है। प्राचीन समय से ही राज्य व्यवस्था चलाने में भी, यानी कि हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी और राज्य व्यवस्था थी, पहले राजा महाराजाओं का जो शासन होता था, तो उस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है?
कृषि पर ही निर्भर होती थी, कृषि की आवश्यकता होती थी। भारत की जो सभा पर्व है, तो सभा पर्व में ऋषि नारद, युधिष्ठिर और उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जगह जगह पर बावड़ी बनवाई गई, तालाब खुद बनवाए गए, कुएं खुदवाए गए और राज्य में कृषि वर्षा पर जो निर्भर होती है, तो वो ज्यादातर वर्षा पर निर्भर न रह करके हम उस पानी को संचय करके उनको कुएं, बावड़ी, तालाब आदि में संचय करके उस पानी को कृषि के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। और जब पानी फसल को पानी मिलेगा तो हमारे को अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा कृषि की पैदावार भी प्राप्त होगी। तो ये हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, महाभारत हैं, उनके अंतर्गत भी ये देखने को मिला है कि प्राचीन काल से भी कृषि का कार्य होता रहा है। अब प्राचीन ग्रंथ में जो अक्षत है, चावल, कनक, गेहूं होता है और जो तिल, श्रीफल, हल्दी, चंदन और ईख, मेथी, सूत आदि जो इनके अवशेष प्राप्त होते हैं, अस्तित्व प्राप्त होते हैं, तो वो अस्तित्व भी हमारे यहाँ पर उनसे ये सिद्ध होता है कि इन अस्तित्वों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हजारों वर्ष जो पूर्व जो हमारी सभ्यता रही है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, तो उस सभ्यता में भी इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय संस्कृति की ये इतिहास रहा है कि जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, तो उसमें भी भारतीय कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए कृषि ज्ञान की पुष्टि कैसे करता है, यानी कि हम प्राचीन काल में जो उन्नत कृषि है तो वो कैसे उसकी पुष्टि हुई है। तो उसके लिए देखिए जो ऋग्वेद है, ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं होती हैं तो उन ऋचाओं में भी पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। वहां पर बताया गया था कि इनके जो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं में कृषि विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण, कृषि उपकरण की कृषि के में काम आने वाले जो उपकरण हैं उनका भी उल्लेख मिलता है, ये आदि उसमें दर्शाया गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, तो उस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में भी जो कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं, चाहे वो देसी हल हो, चाहे वो जुते हुए खेत हो, अनाज के भंडारण हो और पहिए वाली गाड़ी हो, तो जो कृषि में काम आने वाले जो उपकरण है, कृषि यंत्र है, यातायात के साधन है और फसल भंडारण के जो माध्यम होते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर फसलों का भंडारण कर सकते हैं, आवास है, चाहे वो पात्र हो, तो उन सब का उल्लेख भी कृषि विज्ञान के इतिहास में प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है कि अथर्ववेद में जो पादप सुरक्षा है, तो पादप सुरक्षा की जानकारी भी मिली है। और वारामीर है, संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई करना प्रणाली, सिंचाई की प्रणाली है, कृषि उपकरण है, तो उन कृषि उपकरण और मौसम पूर्व अनुमान लगाना, ये जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिली है। और प्राचीन भारत में जो कृषि का ज्ञान है वो धीरे धीरे प्राप्त हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस भारतीय कृषि के इतिहास में ये चीजें देखने को मिली है। अब अगला जो टॉपिक आता है, चैप्टर आता है इसी के अंतर्गत कि कृषि की परिभाषा क्या है। तो उस कृषि की परिभाषा को समझने के लिए हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो शब्द है, एग्री और कल्चर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो हम इसके बारीकी से अध्ययन भी करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में भी आपको बताएंगे। कि इस वीडियो में केवल इतना ही है कि हमारी भारतीय कृषि का इतिहास क्या रहा है। तो इसमें एक शॉर्ट रूप में हम ये बता सकते हैं, इसकी समरी बता सकते हैं कि हमारा भारत देश है, भारत देश की लगभग 70% आबादी वो कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर ही निर्भर होती है। और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ रहे हैं, FAO भारतीय कृषि संगठन,
तो इसके जो विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर KL मेहरा के द्वारा भी ये स्पष्ट हुआ है कि सरस्वती नदी का उद्भव हुआ था, उसका विकास हुआ था, उसकी खोज हुई थी और उस अवशेषों से स्पष्ट होता है कि हमारा भारत देश दुनिया में एक साथ दो फसल लेने वाला देश रहा है। और इसके आगे भारतीय जो संस्कृति है उस संस्कृति सभ्यता का भी ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है। व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान वस्त्र आवास भोजन, ये मूलभूत आवश्यकता भी कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर ही निर्भर होती है। तो ये हमारा इतिहास रहा है। इसके साथ साथ में जो हमारी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, तो उनमें अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सब को ध्यान में रख करके ही ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे देश में कृषि आज से नहीं, प्राचीन काल से हजारों वर्ष पहले से ही चली आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप इस वीडियो में यह अध्ययन किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम आशा करते हैं कि आप सरस्वती साइंस क्लासेज शिक्षक कॉलोनी बहरोड में अपना प्रवेश निश्चित करवा करके और अपना निश्चित स्थान ग्रहण करेंगे और आने वाले समय में आप कृषि विज्ञान विषय को लेकर के अपना भविष्य संवारेंगे। नमस्कार।